सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। भारत LOC पर इश्तियाल अंगेजियों से बाज नहीं आया। शहरी आबादी पर फायरिंग और गोलाबारी से 1 फौजी जवान और 4 शहरी शहीद हो गए। भारतीय हमलों में 12 शहरी और 5 अहलकार जख्मी भी हुए। जवाबी कार्रवाई में मुतअद्दिद भारतीय चौकियां तबाह कर दी गईं, जिससे भारत को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और DG ISPR कल अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर ख़ारजा DG ISPR के हमरा कल 10:30 बजे वज़ारत ख़ारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर ख़ारजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में LOC पर भारतीय कशीदगी के हवाले से मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और DG ISPR कल 10:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भारत की जानिब से जो इश्तियाल अंगेजियाँ की जा रही हैं, LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग की जाती है, सीज़फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की जाती है, उस हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया भर के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर ख़राब मौशी हालात का ज़िम्मेदार कोरोना को ठहरा दिया। कहते हैं, हम मुश्किल हालात से निकल ही रहे थे कि कोरोना वबा आ गई। इसकी वजह से 900 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा हुआ, लेकिन हर मुश्किल वक्त से निकलने के बाद आप तगड़े हो जाते हैं। वज़ीर आज़म ने पिछले 4 माह में कर्ज ना लेने का दावा भी कर दिया। वफाकी वज़ीर शेख रशीद कहते हैं कि मरियम नवाज़ के बयान से इमरान खान हुकूमत को इस्तेहकाम मिला। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो लाहौर में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद ज़राअत सूबों के पास है, किसानों को गंदम की मुनासिब कीमत मिलनी चाहिए। मरियम साहबा ने जो बयान दिया है और जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, इससे इमरान खान की हुकूमत को इस्तेहकाम मिला है, ताकतवर हुई है, मजबूत हुई है, बेहतरी की तरफ है और स्ट्रॉन्ग हुई है। एक बात कहना चाहता हूँ, ये चौधरी मंजूर लाई और चौधरी ज़हूर लाई की औलाद है, ये इमरान खान को वोट देगी जब भी इमरान खान पे बुरा वक्त आए। 18वीं तरमीम के बाद ये है ही सूबे के पास, वफाक के पास नहीं है। और हमने पंजाब हुकूमत को चीफ सेक्रेटरी को लेटर भी लिख दिया है कि विदिन 15 डेज हमें वो रिपोर्ट करें कि उन्होंने अब तक क्या इम्प्लीमेंटेशन की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि मुझे आज जलसे की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन वज़ीर दनदनाते फिर रहे हैं। ये धांधली से इलेक्शन जीतना चाहते हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इस इलेक्शन पर हैं और अब भी होश के नाखून ना लिए गए तो सूरत हाल खौफनाक होगी। कहते हैं कि 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि ये लोग सियासी शऊर रखते हैं। और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया। कहते हैं, हुकूमत को अवाम पर इस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया, इसी वजह से उनसे बात की जाएगी, लेकिन फैसला PDM करेगी, अकेले ऐसा फैसला नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। बोले, गिलगित में नंगे अंदाज में प्री पोल धांधली हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन बेबस है। डायलॉग की बात की गई है, बात करने की, इसका फैसला PDM करेगा। इस हुकूमत को कौम पर मुसल्लत करने का जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है, तो जो जिम्मेदार है, जाहिर है कि जब इस हवाले से कुछ इस्लाहात की तरफ हम जाएंगे तो उसके जिम्मेदार के साथ बात करेंगे, उस उसूली मौक़िफ़ को बरकरार रखते हुए। जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और वहाँ से जो खबरें आ रही हैं, आदमी हैरान होता है कि इस कदर नंगे अंदाज के साथ वहाँ प्री पोल धांधली हो रही है। किस तरीके से इलेक्शन कमीशन वहाँ का बेबस है। एक हलके में जहाँ कुल सरकारी मुलाजमीन के वोट 700 हैं, लेकिन जो पोस्टल बेल्ट उनके वहाँ जारी किए गए हैं वो 1791 जारी किए गए हैं। मरियम नवाज ने मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। कहती हैं, नालायक सिलेक्टेड इंतकाम का मारा है जिसने मुल्क का अमन खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान की सारी बीमारी का एक ही इलाज है कि जाली हुकूमत को घर भेजा जाए। वोट को इज्जत नहीं मिलती तो गुर्बत और लाकानूनियत आती है। वो सवात में जलसे से खिताब कर रही थी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि नाअहल हुक्मरानों से पाकिस्तान को ख़तरा है। PTI हुकूमत तब्दीली ना लाई, हुकूमती कारकर्दगी पर इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं। किसान और काश्तकार रो रहा है। एहतजाज करने वाले किसान हक के बजाय साथी की लाश घर लेकर जाते हैं।
गरीब आवाम के लिए हमारी हुक्मरान कुछ नहीं कर सके। बदकिस्मती है, गुज़श्ता 800 दिनों से कायम PTI की हुकूमत ने भी कोई तब्दीली नहीं लाई और कदम कदम और लम्हा लम्हा उसी निज़ाम को और भी संभाला दिया। मुझे अफसोस है कि आज PTI की मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही कह सकते हैं। किसी भी एक शोबे में इन्होंने डिलीवर नहीं किया। मुसलसल कौम को मायूसी हुकूमत करते रही। अपने हुकूक के लिए लाहौर की तरफ आते हैं तो अपने साथी का लाश अपने कंधों पर रखकर वापस घरों को रुखसत करते हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज़ अशरफ, शौकत अजीज़, यूसुफ रज़ा गिलानी और शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात में पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा इस इजलास का अहवाल क्या रहा? जी बिल्कुल, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें तमाम ब्यूरो के DGs वीडियो लिंक से शरीक हुए। इजलास में नैब की मजमूआ कारकर्दगी का जायजा लिया गया, जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। उसके साथ ही साथ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ जो मुकदमात चल रहे हैं उनका जायजा लिया गया। इजलास में शौकत अजीज़, यूसुफ रज़ा गिलानी और शहबाज शरीफ के खिलाफ जो मुकदमात चल रहे हैं उनका भी पेशरफ्त का जायजा लिया गया। चेयरमैन नैब ने तमाम तर केसेस को कानून के मुताबिक मंतकी इंजाम तक पहुँचाने की हिदायत की है। चेयरमैन नैब ने कहा है कि नैब की अवलीन तरजीह है कि मुल्क से करप्शन का खात्मा हो। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रेकोडिक प्रोजेक्ट के मुकदमे में पाकिस्तान के खिलाफ एक और फैसला आ गया। गैर मुल्की जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान आलमी सालिसी ट्राइब्यूनल की तरफ से हुक्म इम्तना की शराइत पूरी करने में नाकाम हो गया। टेथान कॉपर कंपनी को पाकिस्तान से कुल जुर्माने की रकम का आधा हिस्सा यानी $3 अरब वसूल करने की इजाज़त दे दी गई है। आलमी सालिसी ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर एडहॉक कमेटी तश्कील दी थी। हुक्म इम्तनाई में शर्त आयद की गई थी कि अगर पाकिस्तान ने 30 दिन के अंदर बैंक गारंटी ना दी तो 6 माह का हुक्म इम्तनाई ख़त्म किया जा सकता है। रेकोडिक प्रोजेक्ट में पाकिस्तान के खिलाफ एक और फैसला आया है। गैर मुल्की जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान आलमी सालिसी ट्रिब्यूनल की जानिब से हुक्म इम्तना की शराइत पूरी करने में नाकाम हो गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा CPEC अथॉरिटी के सरबराह नहीं रहे। वफाकी वज़ीर राय मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं आसिम सलीम बाजवा की अथॉरिटी की मुद्दत ख़त्म हो गई है। उन्हें ना तो कोई मुआवजा मिल रहा है और ना ही वो कोई फ़ैसला कर सकते हैं। असद उमर ने कहा कि इसके बावजूद आसिम सलीम बाजवा आज भी हमारी मदद कर रहे हैं, जिस पर वो उनके शुक्रगुजार हैं। ज़राए का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को ताहाल मुआवन ख़ुसूसी इत्तलात के ओहदे से सुबकदोश नहीं किया गया। अवैस कियानी से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अवैस, अपडेट कीजिएगा। देखें, जो आसिम सलीम बाजवा हैं वो उस वक्त CPEC जो अथॉरिटी है उसके चेयरमैन नहीं रहे। असद उमर का ये कहना है कि CPEC के तमाम तर मामला जो हैं वो खुद देख रहे हैं और उसके साथ बताया जा रहा है कि CPEC का जो बिल है वो इस वक्त जो है कानून साजी के लिए पार्लियामेंट में पहुंच चुका है। जो स्टैंडिंग कमेटी है प्लानिंग की, वहां पर वो जो बिल जो है 2020 CPEC वो वहां पर मौजूद है, लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद जो है ये बिल पेश होगा और उसके बाद CPEC चेयरमैन की तैनाती जो है उसके चेयरमैन की तैनाती के हवाले से जो है वो इख्तियार किया जाएगा लाहेमल। लेकिन दूसरी तरफ हैरान कुन चीज़ ये है कि इस वक्त हमारे जो काबीना डिवीजन के ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि आसिम सलीम बाजवा जो है वो इस वक्त मामले खसूसी जो है उस पर उनको सबकदोश नहीं किया गया। जैसे ही वज़ीर आज़म की तरफ से ऑफिस की तरफ से हदायत मिलेगी तो उनको डी-नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस के हवाले से बात की जाए तो कोरोना की दूसरी लहर ने तशवीश बढ़ा दी। एक दिन में 37 अफराद कोरोना के बायस ज़िंदगी हार गए। पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असम्बली जाम मदद अली इंतकाल कर गए। 24 घंटे में मज़ीद 2304 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई, जबकि 195 मरीज़ वेंटिलेटर पर हैं। और महंगाई में कमी ना हो सकी। चिकन, घी, चीनी, दालें मज़ीद महंगी हो गईं। आलू, दूध, दही और अंडों की कीमतों में भी इजाफा हुआ। एक हफ्ते में रोज़मर्रा इस्तेमाल की 18 बुनियादी अशिया 11% तक महंगी हुई। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने मुस्लिम लीग नून पर कड़ी तनकीद की है। कहते हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर को सबसे ज़्यादा ख़तरा रायबंड से है। मुल्क दुश्मन बयानिए की वजह से लोग नून लीग को छोड़ रहे हैं। राजा फारूक हैदर कश्मीरियों के मुजरिम हैं। इस्लामाबाद से गौहर महसूद की रिपोर्ट देखिए।
سابق وزیر آزاد کشمیر راجہ منصف داد کے صاحبزادے نئی منصف داد کی مسلم لیگ نون چھوڑ کر مسلم کانفرنس میں شمولیت کے موقع پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے ملک دشمن بیانیے کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کے نون نواز لیگ کے مرکزی ساتھیوں کا جماعت چھوڑنا جو ہے یہ نواز لیگ کی بنیادیں کھوکھلی تیزی سے ہو رہی ہیں، اور آنے والے وقت میں مجھے نواز لیگ آزاد کشمیر کے سیاسی منظرنامے پر دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا تجربہ ناکام ہو گیا۔ نواز شریف نے مسلم کانفرنس کو توڑ کر سجن جندال اور مودی کا راستہ آسان کیا۔ گلگت بلتستان کو حقوق ملنے چاہیے، لیکن ایسا راستہ اختیار کیا جائے جس سے اقوام متحدہ کی قراردادیں متاثر نہ ہوں۔ نواز شریف صاحب نے بہت جبر کر کے اس مسلم کانفرنس کو توڑا تھا اور مسلم کانفرنس کو کمزور کیا تھا۔ ایک طرف مسلم کانفرنس کو راستے سے ہٹایا اور دوسری طرف نواز لیگ نے سجن جندال کے لیے اور مودی کے لیے اور امیت شاہ کے لیے اور اجیت ڈوبل کے لیے راستہ ہموار کیا۔ سردار عتیق کا کہنا تھا کہ راجہ فاروق حیدر کشمیریوں کے مجرم ہیں، وہ اب اقتدار چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں جب اقتدار خود انہیں ٹھوکر مارنے لگا ہے۔ لیفٹیننٹ ناصر شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے رائل ملٹری کالج آسٹریلیا میں خصوصی میموریل کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی جی ISPR کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا اور پاک فوج کی جانب سے RMC وار میموریل پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ لیفٹیننٹ ناصر 3 ستمبر کو شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے دوران شہید ہوئے تھے۔ جبکہ دینا میں منگلا روڈ پر چلتی ہوئی سوزوکی وین میں آگ بھڑک اٹھی، ڈرائیور نے چھلانگ لگا کر جان بچائی جبکہ پوری گاڑی جل کر راکھ ہو گئی۔ دینا میں منگلا روڈ پر یہ حادثہ پیش آیا، چلتی ہوئی سوزوکی وین میں اچانک سے آگ بھڑک اٹھی، ڈرائیور نے گاڑی سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی جبکہ گاڑی پوری جل کر راکھ ہو گئی۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں برقی کمکموں کی روشنی میں پشاور زلمی اور لاہور قلندرز پریکٹس کر رہی ہیں۔ دونوں ٹیمیں کل پہلے ایلیمینیٹر میں آمنے سامنے ہوں گی۔ تفصیلات جانیں گے محمود ریاض سے۔ محمود، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اس وقت ہم کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں موجود ہیں، یہاں پہ خوبصورت منظر ہے برقی کمکموں کی روشنی کے اندر۔ اس وقت ایلیمینیٹر مرحلے کے لیے پریکٹس سیشن جو ہے وہ جاری ہے۔ لاہور قلندرز اور پشاور زلمی جو ہے ایلیمینیٹر 1 میں ٹکرائیں گے۔ کل جو ہے کراچی کنگز اور ملتان سلطان کا مقابلہ ہوگا کوالیفائر کے لیے، اور اس وقت جو ہے آخری پریکٹس سیشن ہے جس میں دونوں ٹیمیں بہت زور لگا رہی ہیں۔ اس سے قبل صبح بھی پریکٹس ہوئی تھی، آج چاروں ٹیموں نے پریکٹس کی ہے، اور جہاں تک PSL 5 کا تعلق ہے تو اس میں $1 ملین کی خطیر انعامی رقم رکھی گئی ہے۔ $5 لاکھ جیتنے والے کو ملیں گے، جبکہ رنرز اپ کے لیے $2 لاکھ ہیں، اور تماشائی اس کے اندر نہیں ہوں گے۔ تماشائی ناظرین بن کر گھروں پر اپنے لانج میں بیٹھ کر ٹی وی کے آگے یہ PSL کے میچز دیکھ سکیں گے اور ان کو انجوائے کر سکیں گے۔ سیکیورٹی انتہائی سخت ہے۔ آج جو ہے ڈرلز ہوئیں جس کے اندر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گراؤنڈ کے اندر سیکیورٹی کی ڈرلز کی۔ اس کے علاوہ ہیلی کاپٹر سے بھی حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ جو بھی اس چیمپئن ہوگا وہ ٹرافی اٹھائے گا، اور اس یقین کے ساتھ ہوگا کہ جب PSL 6 کا آغاز ہوگا تو یقین یہ گراؤنڈ بھرا ہوا ہوگا اور یہاں پر تماشائیوں کے جوش و خروش بھی ہوگا، نعرے بھی ہوں گے۔ لیکن پاکستان اور PCB کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ وہ PSL جو کہ دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے وہ مکمل ہونے جا رہی ہے، اور کل سے اس کے پلے آف مرحلہ شروع ہوگا اور 17 تاریخ کو اس کا اختتام ہوگا۔ محمود ریاض، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ امریکی افواج کے سربراہ جنرل مارک ملی نے بدلتے سیاسی منظرنامے میں فوج کو سیاست سے دور رکھنے کے عزم کا اظہار کر دیا۔ نئے سیکرٹری دفاع کرسٹوفر ملر کی موجودگی میں تقریر کرتے ہوئے جنرل مارک ملی نے کہا کہ ہم کسی بادشاہ، ملکہ، آمر یا ڈکٹیٹر سے وفاداری کا حلف نہیں اٹھاتے۔ کہتے ہیں کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل مارک ملی کا کہنا تھا کہ ہم کسی ایک فرد پر حلف نہیں اٹھاتے، ہم کسی ملک، قبیلے یا مذہب کا حلف بھی نہیں اٹھاتے، ہم آئین کا حلف اٹھاتے ہیں۔ اور اس بلیٹن سے